हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के सामाजिक विचार। पिछली वीडियो में हमने गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों पर डिस्कस किया और आज हम शुरू कर रहे हैं गांधी जी के सामाजिक विचार। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सुधार के क्षेत्र में गांधी जी के विचार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी का विचार था कि जीवन एक संपूर्ण इकाई है और हम उसे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक आदि भागों में बांट सकते हैं। अतः समाज सुधार का कार्य राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ साथ चलना चाहिए। स्वराज्य के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करना नितांत आवश्यक है। इसी कारण गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया। गांधी जी के सामाजिक विचारों की कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। नंबर 2, जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार। वर्ण जाति में भेद, अस्पृश्यता का अंत, सांप्रदायिक एकता, स्त्री सुधार, बुनियादी शिक्षा, वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता। यानी गांधी जी ने जो स्त्री की दशा सुधारने के लिए या समाज में सांप्रदायिकता का या किस तरह छुआछूत वगैरह फैली हुई थी, लोग जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे थे और जो शिक्षा का उन्होंने ढांचा दिया कि किस तरह हमारी शिक्षा होनी चाहिए, तो इनका हम एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। गांधी जी के मत में वर्ण व्यवस्था मूल रूप में समाज के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों के विभाजन की वैज्ञानिक प्रणाली है। इसका उद्देश्य वर्णों के सदस्यों के मध्य होना हीनता का या श्रेष्ठता के भेद उत्पन्न करना नहीं है। उनका मत है कि कर्तव्यों का व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार 4 भागों में वर्गीकरण प्राचीन ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांत मात्र नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि ज्ञान का सृजन व विस्तार, सुरक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग, धन संपदा का संग्रह और वितरण तथा मानव जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक सेवाएं जुटाना मानवीय गतिविधियों का एक सहज वर्गीकरण है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था इन्हीं सहज प्रवृत्तियों के अनुसार ज्ञान के आदान प्रदान, लोगों की रक्षा करने, कृषि और व्यवसाय को संचालित करने तथा शारीरिक श्रम के माध्यम से लोगों की सेवा करने वाले समाज के पृथक पृथक 4 वर्णों की परिकल्पना पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण रूढ़िग्रस्त और परंपरावादी नहीं है। उन्होंने वर्णों के अनुसार मनुष्य के कर्तव्य विभाजन की इस योजना को 2 अनिवार्य बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक माना। नंबर 1, वर्णों का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि संपन्न करने में उसकी स्वाभाविक दक्षता से है। किसी विशेष वर्ग की सदस्यता को व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, क्षमताओं के अनुसार विशिष्ट वर्ग की सदस्यता किसी व्यक्ति को दूसरे वर्णों से बिल्कुल पृथक नहीं कर देती। कर्तव्यों का वर्गीकरण वर्णों के पृथक्करण का आधार नहीं है, अपितु समस्त वर्णों के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के मध्य पारस्परिकता और सहयोग वृत्ति को सुनिश्चित करता है। अतः एक वर्ण का सदस्य दूसरे वर्ण के सदस्यों के कार्यों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना का भाव नहीं रख सकता, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ण से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए वह स्वयं भी दूसरे वर्ण के सदस्यों द्वारा किए गए किसी कार्य पर अनिवार्य रूप से निर्भर रहता है। उपयुक्त स्पष्टीकरणों के आलोक से वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण प्राचीन यूनानी विचार प्लेटो की न्याय धारणा से समानता रखता है। प्लेटो ने न्याय की धारणा में समाज की संरक्षक, सैनिक तथा उत्पादक वर्गों के रूप में संगठित किए जाने पर बल दिया।
और यह उपेक्षा की कि ये वर्ग अपने अपने दायित्वों के पालन में स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से पूर्णतः असंबद्ध नहीं रहेंगे। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ कदापि नहीं है कि एक वर्ण का सदस्य चाहे कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। उनके शब्दों में ब्राह्मण केवल शिक्षक नहीं होता, वह मुख्यतः एक शिक्षक होता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम करने से मना करे तो उसे मूढ़ ही माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई राजपूत ज्ञान से शून्य हो तो उसकी शौर्य की कोई सार्थकता नहीं है, चाहे वह तलवार का कितना ही धनी क्यों न हो, तथा कोई वैश्य जिसमें स्वयं अपने नैतिक विकास की चेतना से युक्त ज्ञान का अभाव न हो, एक समाजघाती राक्षस के समान बन जाएगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था का नैतिक पक्ष इस भावना से समाविष्ट है कि व्यक्ति कोई विशिष्ट कार्य संपन्न कर सकने की अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत भौतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु सामाजिक हित और स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से प्रेरित होकर रहेगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था समाज को वर्णों के रूप में विभाजित नहीं करती, अपितु विभिन्न वर्णों के सदस्यों के मध्य सौहार्द और प्रेम के माध्यम से सामाजिक एकता को सुनिश्चित करती है। यह वैज्ञानिक आधार पर समाज को संगठित करने के व्यवहारिक आधार प्रस्तुत करती है और एक ऐसा वातावरण बनाती है जिससे व्यक्ति सर्वोत्तम रीति से क्षमताओं का सामाजिक हित में उपयोग करते हुए अपने चरम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। नंबर 2, जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार। गांधी जी ने स्वीकार किया कि मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जा सकता है तथा सामान्यतः व्यक्ति स्वेच्छा से वर्ण का परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण जन्म से प्राप्त हो जाता है, किंतु उसका संरक्षण उससे जुड़े हुए दायित्वों के पालन के द्वारा ही संभव है। ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न बालक को ब्राह्मण माना जाएगा, किंतु यदि बड़ा होने पर वह ब्राह्मण के कर्तव्यों और सद्गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो उसे ब्राह्मण कहा जाना कठिन नहीं है, उसे ब्राह्मण के पतित्व हुआ माना जाना चाहिए। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण न हो किंतु अपने आचरण में ब्राह्मण के सद्गुणों को अभिव्यक्त करे तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह स्वयं इसका दावा न करें। ये मानते हुए कि सामान्यतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ केवल ये होगा कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए स्वाभाविक रूप से उस वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाय को चुनेगा जिससे कि उसका जन्म हुआ है। उसके द्वारा दूसरे वर्णों के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने तथा कालांतर में उन कार्यों में रुचि होने पर दूसरे वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपना लेने में वर्ण व्यवस्था के नियम का किसी भी रूप में निषेध नहीं होता। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि व्यक्ति को सामान्यतः सारे वर्णों के कर्तव्यों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, किंतु यह सहज और व्यवहारिक ही होगा कि उस वर्ण के विषय में विशेष ज्ञान, निपुणता आदि दक्षता अर्जित करे जिसका कि वह सदस्य हो। नेक्स्ट लिखते हैं वर्ण जाति में भेद। गांधी जी ने वर्ण और जाति के मध्य भेद किया और जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति प्रथा अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू जाति का एक कलंक के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करके मानव कल्याण को सुनिश्चित करती है तथा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक वर्ण से जुड़ा हुआ कार्य और प्रत्येक वर्ण के सदस्य समान रूप से गरिमापूर्ण हैं। एक ब्राह्मण और मेहतर समान हैं और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से संपन्न करते हुए समय में वे दोनों समान रूप से अपने आध्यात्मिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं और सांसारिक दृष्टि से वे अपने कार्यों के बदले में समान अधिकार जीविका प्राप्ति को उपार्जित कर रहे हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष है तथा मध्य तथा आधुनिक युग में कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद ने इनका विरोध किया, किंतु वे इसके मूल आधार को नहीं हिला सके। गांधी जी ने अस्पृश्यता के अंत का बीड़ा उठाया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली।
गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे। उनका कथन था कि यह ऐसा घातक रोग है जो समस्त समाज को नष्ट कर देता है। वे अछूतों को समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में तो थे ही, उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विचार था कि इससे अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी और उनके प्रति स्वर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण बदलेगा। गांधी जी ने स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच विवाह संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मानप्रद नाम गांधी जी ने ही प्रदान किया और हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने जितने प्रयास किए, संभवतः उतने अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं किए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी वर्णों, संप्रदायों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया कि वे मिस्टर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता और उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और अब भारत का विभाजन हो ही गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के भरसक प्रयास किए। सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेक्स्ट है स्त्री सुधार। राजा राममोहन के बाद स्त्री शिक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। उनका कथन था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों के हीन नहीं होती और उनका कहना उनके प्रति अन्याय और उसका अपमान है। उनका कथन था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन के सर्वोत्तम गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने प्रदा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों को डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि स्त्रियों को कानून तथा व्यवहार में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। किंतु गांधी जी इस बात के लिए के पक्ष में नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करें और घर के बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करें। उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र और पूर्ण कार्य क्षेत्र घर ही है। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का समन्वित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति का बहुत अधिक दोषपूर्ण मानते थे। उनका कथन था कि यह शिक्षा पद्धति युवकों का शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास किसी प्रकार का विकास करने में असमर्थ है। गांधी जी का माध्यम विदेशी भाषा के कारण विद्यार्थियों का और अहित होता है। देश की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उनके द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया जो बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को मूल रूप में कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सब विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षा स्वावलंबी हो, अर्थात विद्यार्थी जिस दस्तकारी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं उस दस्तकारी से विद्यार्थियां जीवन में और उसके बाद भी अपना भरण पोषण कर सकें। गांधी जी के द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया था। नेक्स्ट हमारा है वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता। गांधी जी ने आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से उल्लेख नहीं किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था
आश्रम व्यवस्था के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। वे ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, यह व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वाह के द्वारा ही अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अतः उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों का विभाजन तो कर ही लेना चाहिए, उसे अपने जीवन के विभिन्न चरणों का भी सार्थक विभाजन कर लेना चाहिए। जीवन के 4 चरणों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम के रूप में विभाजन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का सार है। गांधी जी का मत था कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़कर अधिक सार्थक होती है। वे वस्तुतः वर्ण और आश्रम व्यवस्था को निरंतर और एक दूसरे का पूरक मानते थे। तो इस प्रकार गांधी जी ने अपने विचारों में इन्हीं चीज़ों को रखा। गांधी जी ने इसके साथ साथ ही काव्यिक श्रम की अनिवार्यता के विचार के माध्यम से समाज में शूद्र वर्ण की निम्न स्थिति को प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार कर दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन स्वयं श्रम करके जुटाने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का सदस्य शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित कार्यों को तो स्वयं पूर्ण करेगा, अतः एक पृथक शूद्र वर्ग का समाज में अस्तित्व ही नहीं रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ अनिवार्य रूप से शूद्र तो स्वयं ही होगा, क्योंकि वह अपने निर्वाह के लिए शूद्र वर्ण के लिए प्रस्तावित कार्य भौतिक श्रम को स्वयं उत्पन्न करेगा। गांधी जी के इस विचार का व्यवहारिक अर्थ यह है कि मानवीय प्रवृत्तियों का 4 भागों में विभाजन, किंतु व्यवहार के इन 4 प्रवृत्तियों का निर्वाह केवल 3 वर्ण करेंगे और चौथी प्रवृत्ति अस्तित्व के निर्वाह के लिए भौतिक श्रम को तीनों वर्णों के लिए सदस्य अपने वर्ण के साथ जुड़े हुए दायित्वों के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से संपन्न करेंगे। तो गांधी जी ने इस प्रकार अपने जो सामाजिक विचारों में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, स्त्री सुधार और बुनियादी शिक्षा, इन्हीं पर अपने विचार दिए। तो ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।